सो वेलकम बैक योर इन दिस वीडियो और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल पे। माय नेम इज़ विजय और आप क्लास 12th के हिसाब से 2022 के हिसाब से चैप्टर सीरीज देख रहे हैं। चैप्टर 5वां है। चैप्टर का नाम है थ्रू द आई ऑफ द ट्रैवलर। लास्ट ईयर 2021 और 2020 के अंदर ये चैप्टर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी अपनी लास्ट ईयर की वीडियो लेक्चर सीरीज में इस चैप्टर के बारे में बताया था। दोस्तों आज हम फिर दोबारा 2020 न्यू सेशन के हिसाब से इस चैप्टर की लेक्चर सीरीज को ले रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे प्यार और साथ साथ में सपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के बाद, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। चैप्टर का नाम है हमारा थ्रू द आई ऑफ द ट्रैवलर और इस चैप्टर के अंदर हम पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारतीय इतिहास, जिसे हम एक ऐसा इतिहास बोलते हैं जो कहीं ना कहीं ज़्यादातर राजाओं के द्वारा लिखी गई चीज़ें, उनके द्वारा लिखी गई ग्रंथ, उनके द्वारा लिखी गई जो भी आइन अकबरी अबुल फजल ने लिखी और ऐसे बहुत सारे राजाओं ने अपने कार्यकाल के बारे में जो कुछ लिखने की शुरुआत करी। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने इतिहास में से पढ़ा है तो मैंने इतिहास के बारे में आपको एक बहुत अच्छी तरीके से बात बताई होगी कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट सोर्सेज जो है, या तो मैं कह सकता हूँ कॉइन्स में मिल जाएंगे, या तो मैं कह सकता हूँ कोई मॉन्यूमेंट या कोई बिल्डिंग या कोई बिल्डिंग ले लेते हैं या मटेरियल रिमेनिंग्स है उसमें मिल जाएगा। और उसके बाद या तो कहीं टेक्स्ट में कुछ लिखा हो तो वो मिल जाएगा, और या तो कहीं पे कोई इंस्क्रिप्शन या कोई पत्थर या कुछ तो मिल जाएगा, है ना। या तो किसी ने कोई बुक लिखी हो तो वो मिल जाएगा। तो ये वो इतिहास था, जैसे इतिहास को पता करने के लिए हम लोगों को एंशिएंट टाइम पे जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों सन बदला, सन बदलने के बाद लगभग 1000 AD के टाइम पीरियड पे 0 से 1000 साल आगे गए। 0 से मैं अगर माना करते भी मैं 0 से अगर 1200 साल आगे जाता हूँ तो पता था कि इस टाइम पीरियड पे सुल्तान दिल्ली सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत साम्राज्य के बारे में बुरा लिखे और उसका साम्राज्य जो है जहां जहां तक फैला हुआ है उसकी बुराई वहां तक जाए। लिखने वाले बंदे को भी कमीशन मिलेगा, राजा अपने बारे में अच्छा लिखवाएगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपने इतिहास में प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी वो पढ़ ली थी। बाण भट्ट जो हर्ष चरित्र लिखी गई थी उसके बारे में आपने पढ़ लिया था। इवन क्या कहते हैं, एक और थे अबुल फजल जिसने आईने अकबरी लिखी, उसके बारे में आपको पता था। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये कि इतिहास जो लिखा जा रहा है राजाओं के द्वारा लिखा जा रहा है, तो राजा दोस्तों हमेशा अपने बारे में अच्छा लिखेगा, उसकी बुराई कहीं होगी तो उसको मिटाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे कि खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी खुद ही बोलते हैं कि जिस इतिहास में मैं नहीं वो किसी काम का नहीं, जिस इतिहास के पन्ने में मैं नहीं वो इतिहास का पन्ना नहीं। तो दोस्तों इस हिसाब से हमें ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं इतिहास जो है हमें दूसरों के नज़रियों से भी देखना चाहिए। ऐसे जीवन भी आपका ही है, आप अपने नज़रिए से तो जीवन को देख रहे हैं पर दूसरे के नज़रिए से जीवन को देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देने लग जाएगी। सेम यहाँ पे भी ऐसा था कि राजा लोग अपने बारे में अच्छाइयाँ बताते थे, लेकिन दोस्तों हम दूसरों की आंखों से देखें, यानी कि थ्रू द आई ऑफ द ट्रैवलर, यानी कि यात्री जो इनके कार्यकाल में यात्री आए थे उनकी आंखों से
अगर इनके साम्राज्य को देखने की कोशिश करें तो असल में इनका साम्राज्य कैसा था, उससे भी हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इतिहासकर्ता जो हैं, जो इतिहास की चौपड़ी में चीज़ों को लिखते हैं, वो कितना गलत लिखते हैं। और यही पर्दा आपको उठाना है इन चीज़ों से, यही आपको समझना है। पता नहीं आपके स्कूल का मास्टर या टीचर आपको बताएगा या नहीं बताएगा, लेकिन ई पाठशाला की तो जिम्मेदारी बनती है पूरी तरीके से कि आपको इतना डीप नॉलेज दे सके, आपको इतना डीपली बता सके कि रियल फैक्ट है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थ्रू द आई ऑफ द ट्रैवलर में। बिफोर स्टार्टिंग दिस आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू, मेरी फैमिली के साथ नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे तो ज़रूर जुड़िएगा, इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ई पाठशाला हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं। द अकाउंट ऑफ द ट्रैवल प्रोवाइड अस विद सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, यानी कि यात्रियों के नज़रिए हमें उसका वर्णन बताने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक जीवन का पहलू कैसा होगा। मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड पे जब भी ये भारत के अंदर आए होंगे तो भारत में उस समय सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी होती होगी। दिस चैप्टर डिस्कस हाउ दिस ट्रैवल अकाउंट एनरिच आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल इन द पास्ट। ये चैप्टर हमें बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से जो यात्री आए थे उनके वृत्तांतों के द्वारा हमारे अतीत को समझने के लिए ये बहुत मदद करेगा। अल ब्रूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिस्को बर्नियर। तो दोस्तों फ्रांसिस्को बर्नियर, इब्न बतूता और साथ में आपके क्या कहते हैं इब्न बतूता और उसके बाद अल ब्रूनी, मतलब ये लोग ऐसे लेवल के लोग थे जिन्होंने नेक्स्ट लेवल की चीज़ें भारत में करके चले गए और अपना नाम करके चले गए। इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही थे, और भी लोग थे। डोमिंगो पीस करके एक व्यक्ति थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब्दुल रज़ाक थे, वो थे, है ना। और पास्ट में हुआंग सैंग था, और उसके बाद पता नहीं जोंग जैंग थे। कितने लोग थे जब बुद्धिस्ट हमारे इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे भी ट्रैवलर्स हमारे इंडिया के अंदर आया करते थे। तो उनके नज़रिए से हमें समाज को देखना है तो आपको क्लिस्टर क्लियर ये समझ में आता चला जाएगा कि जैसे जो लोग कहते हैं ना कि अकबर बहुत अच्छा है, अकबर बहुत अच्छा है, आपको पता चलेगा कि अकबर भी कितना खराब था, जो असल में ये हिस्टोरियंस अपनी बुक में लिख के बताते हैं रियल फैक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फॉरेनर ट्रैवल आर हेल्पफुल टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 10th to 7th सेंचुरी। मतलब जो उस टाइम पीरियड पे इतिहासकर्ता आए थे वो हमें सामाजिक परिवर्तन जो भी हुए थे उसको बताने की कोशिश करते हैं 10वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी के बीच में। मोस्ट ऑफ ट्रैवल कम फ्रॉम द वास्ट डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, हैंस दे वर मोर अट्रैक्टिव टू एवरी डे एक्टिविटी एंड द प्रैक्टिस। बहुत सारे यात्री जो थे भारत के ऐसे हिस्सों से आए थे जो भारत की कुदरत को बहुत अच्छा मानते थे, भारत की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छा मानते थे, इसलिए वो भारत की एवरी डे एक्टिविटी को नोट करते थे। इवन कोई पान भी खा रहा है तो भी लोग देखते थे यार पान खाना कितना अजीब है कि लोग कैसे इसमें कत्था मिला रहे हैं, लोग कैसे पान का पत्ता चबा रहे हैं। इवन लोग क्या कहते हैं कुछ भी रस्में निभा रहे हैं शादी करने के लिए तो भी इनको समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है यार, मतलब ये तो कहीं देखा ही नहीं हमने कभी। होता है ना, आप लोग टूर पे जाते हो, व्लॉग पे जाते हो, आप अपने शहरी जीवन से निकल के नई जगह पे जब जाने की कोशिश करते हो तो वहाँ की जो नई एक्टिविटी ना जो आपको लगती है बिल्कुल स्ट्रेंज, अजीब, वो आप रिकॉर्डेड कर लेते हो। तो यानी कि इनके अकाउंट्स हमें बताती है अफेयर्स के बारे में जो कोर्ट में हो रहे थे उस टाइम पीरियड पे। मतलब चाहे वो कोई भी राजा हो उस टाइम पीरियड पे, इनका अदालती खाता जो है वो कैसा होता होगा। और दूसरा इनके बारे में कि उनका रिलीजियस इशू क्या था वो बताया होगा इन लोगों ने बताया कि धर्म वर्म से संबंधित दिक्कतें क्या आती थी उस टाइम पीरियड पे। इवन आर्किटेक्चरल फीचर कैसा था, मतलब उस समय पे अगर कुछ चीज़ें बनाई गई हों, मॉन्यूमेंट्स, कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई महल, कोई तालाब, कोई झरना, कुछ, वो कैसा था। दूसरा फीचर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और उसके मॉन्यूमेंट्स के फीचर्स भी बताते होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब्दुल रहमान अल ब्रूनी दोस्तों बॉर्न हुए थे 1973 के अंदर, है ना, और मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान इन्हें बोलते हैं। और दोस्तों मरे थे गजनी के अंदर, गजनवी एम्पायर उस समय वहाँ पे था। इनका धर्म इस्लाम था और दोस्तों इस टाइम पीरियड को इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो अल ब्रूनी थे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदारों में से एक थे। आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान की 1973 की स्टंप में इनके बारे में दिखाया गया है। एक विद्वान व्यक्ति, सीरिया, अरब, फारसी, हिब्रू, संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं के अच्छे जानकार। मैं कह सकता हूं कि इस व्यक्ति को हम रेनेसा बोल सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता हो। और भी कुछ इसको आज की लैंग्वेज में बोला जाता है, आई डोंट नो, बट कुछ बोला जाता है। दोस्तों शुरुआती समय से अगर हम देखें तो इनको काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने प्लेटो और जैसे यूनानी दार्शनिकों का अरबी अनुवाद सीखा था।
अरबी अनुवाद भी इन्होंने सीखा। सॉरी, ऑल्दो ही डिड नॉट नो ग्रीक and he was familiar with the work of Plato and other Greek philosopher having read them in Arabic translation। मतलब उनको ग्रीक तो नहीं आती थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने वो प्लेटो और दूसरे जो ग्रीक फिलोसोफर थे उनके काम को उन्होंने अनुवादित करके, अरबी में अनुवाद करके पढ़ने की कोशिश करी थी। क्योंकि ग्रीक में लिखी है, यूनानी भाषा में लिखी है, यूनानी भाषा तो उनको आती नहीं थी। अरबी में इन्होंने अनुवाद सीखा या अरबी में से अनुवाद करा। और प्लूटो की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इंसान सीखने का इच्छुक होता है ना, तो कहीं से भी सीखना पसंद कर लेता है वो, है ना। उसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करें तो दोस्तों इनकी मुलाकात कैसे हुई। आप बॉर्न आप देख सकते हैं कि 1973 के अंदर बॉर्न हुए थे। मोहम्मद गजनवी इन्वेड द ख्वारिज्म इन 107 एंड ब्रॉट द अल-ब्रूनी विद हिम टू द गजनवी। मतलब जो आपको पता होगा गजनवी के बारे में, मोहम्मद गजनवी ये वही बंदा है जिसने भारत के ऊपर भी अटैक करा था। इस बंदे ने 1017 के अंदर, ख्वारिज्म एक जगह है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, वहां पे जब अटैक करा इस बंदे ने, लुटेरा था ये। और शुरुआती समय के अंदर आपको पता है कि महमूद गजनवी जो था वो ऑफकोर्स हर कबीला ऐसे ही किया करता था, अटैक करो शासन करो, अटैक करो शासन करो। तो ख्वारिज्म आपको ये जगह दिखाई देगी, ये उज्बेकिस्तान की, आज की उज्बेकिस्तान की ख्वारिज्म जगह है, जहां पर अटैक करा गया था। कब? 1017 के अंदर। 1017 के अंदर जब अटैक करा गया तो वहां के अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे कवि, वहां के जागीरदार, वहां के ज़मीनें, वहां के सारे मवेशी, वहां के पशु, सब पे वहां पे अटैक करने वाले बंदे का राज हो जाता है। तो उनके जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना, ये लोग जानबूझ के अपने उसमें क्या कहते हैं, अपने माहौल के अंदर या अपने अदालतों के अंदर या अपने साम्राज्य के अंदर, अपनी मिनिस्ट्री के अंदर इन लोगों को रख लिया करते थे। तो आपको उज्बेकिस्तान दिखाई दे रहा होगा, ये उज्बेकिस्तान है। और दोस्तों उस टाइम पीरियड पे ये अफ़गानिस्तान के अंदर रहता था ये बंदा। और मोहम्मद क्या कहते हैं गजनी की आज भी क्या कहते हैं जो कब्र है दोस्तों, वो उज्बेकिस्तान के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। ये सॉरी, उज्बेकिस्तान कह रहा हूँ मैं, आपको क्या कहते हैं कहाँ मिलेगी, हाँ उज्बेकिस्तान में तो मिलेगी, उज्बेकिस्तान से तो बिलोंग करता है। अब दोस्तों ये बंदा, आप सोच रहे होंगे कि उसने तो ख्वारिज्म अटैक करा, तो अल-ब्रूनी भारत के बारे में कैसे स्टडी कर पाया। दोस्तों अल-ब्रूनी ख्वारिज्म के अंदर रहता था, जो उज्बेकिस्तान का हिस्सा था। ये बंदा अफगानिस्तान से अटैक करने के बाद पहुंचा उज्बेकिस्तान यानी कि बोले तो ख्वारिज्म, वहां पे अटैक करा। और अटैक करने के बाद फाइनली उसने वो हिस्सा कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद अल-ब्रूनी उसके अंडर में आ गया। अल-ब्रूनी जब उसके अंडर में आ गया तो अल-ब्रूनी किनके साथ, महमूद गजनवी के साथ ही रहता था। अब जब जिनके साथ वो रहता था, वो जहाँ जहाँ जाएंगे तो उनके साथ तो जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि फाइनली उसने भारत, पंजाब, लाहौर के हिस्सों पे भी अटैक करना चालू कर दिया था। किसने? महमूद गजनवी ने। इस तरीके से क्वेश्चन यही है कि व्हाई एंड व्हेन डिड अल-ब्रूनी केम इन इंडिया, भारत में अल-ब्रूनी क्यों आया और भारत में अल-ब्रूनी कब आया, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब 1017 के अंदर उसने ख्वारिज्म पे अटैक करा, तो ऑफकोर्स इसके बाद ही भारत के ऊपर अटैक होगा। तो आप कह सकते हैं कि भारत पे इसके बाद उसने अटैक करा था। When the Punjab became the part of Ghaznavi Empire, Al-Biruni, who also followed the Ghazni and settled in there, where he got the chance to learn Indian taxes and Indian religion and the philosophy। अब जहाँ जहाँ वो भारत का अटैक करता चला गया, पंजाब और सिंध और लाहौर का हिस्सा दोस्तों, वहाँ पे क्या कहते हैं अल-ब्रूनी घूमता चला गया। और वहाँ से फिर इसको बहाना मिला इंडियन टैक्सेस को पढ़ने का, और उस तरीके से इस बंदे ने इंडियन टैक्सेस पढ़ना चालू कर दिया। तो ये सबसे गजब बात है, सबसे अच्छी बात है कि इस बंदे ने इस तरीके से भारत के हिस्से पे टच करा। और भारत के हिस्से के अंदर दोस्तों पूरी तरीके से उसने संस्कृत स्कॉलर से मिलना चालू करा। भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी जो कहीं लिखी नहीं है, देख के ही सीखी जा सकती है। आज का आपका फिलॉसफी बहुत से बच्चों को 12th क्लास का सिलेबस भी है। वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे बहुत पढ़ने का मन करता है, बट व्हेन आई वाज इन 12th क्लास मेरे पास फिलॉसफी नहीं थी, लेकिन आज जाके उसकी वैल्यू के बारे में पता चलता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो अल-ब्रूनी था वो भारत के अंदर जब आया तो उसको मौका मिला संस्कृत सीखने का, क्योंकि बहुत शुरुआती समय से जिज्ञासु था चीज़ों को सीखने का। तो ऑफकोर्स संस्कृत सीखने का बहाना इसको यहाँ से मिला। उस बंदे ने फाइनली किताब अल हिंद बुक लिखी। काफ़ी लंबे समय तक पंजाब के और दूसरे नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट को वो देखता रहा और फाइनली ही कलेक्टेड द वेरियस इन्फॉर्मेशन एंड रॉट अ बुक, किताब अल हिंद। मतलब ये अल हिंद किताब जो है दोस्तों उन्होंने लिखी। ये हा को
सॉरी अल हिंद मतलब आ लिखते ना, ये हाँ नहीं बोल पाते हैं इसलिए वो आ बोलते हैं ना, अल हिंद। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर किताब अल हिंद लिखी गई। किताब अल हिंद के अंदर 80 चैप्टर इस बंदे ने लिख के दिखा दिए। अब ये 80 चैप्टर दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 80 चैप्टर मतलब 80 चैप्टर है किस चीज़ के लिए? तो दोस्तों इसने 80 चैप्टर जो कवर करे ना, इसने 80 चैप्टर समाज जितने टाइम तक ये पंजाब और दूसरे हिस्सों में रहा, इसने 80 चैप्टर हर किसी विषय के ऊपर कवर करके दिखा दिए। इवन इसने जो चीज़ मतलब कह रहा हूँ ना, इस बंदे के लिए हर दिन एक इम्पॉर्टेंट था, हर दिन एक टारगेट की तरह था, हर दिन एक कुछ नया सीखने की तरफ था। यू कैन, अगर आपने अमेरिका के एक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बुक रिकमेंड करी थी, द एल्केमिस्ट एक बुक रिकमेंड करी थी। और मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने वो बुक पढ़ी ना, तो मुझे पढ़ने के बाद समझ में आया कि अल ब्रूनी भी शायद से एक एल्केमिस्ट ही बंदा था, जो भारत के अंदर आया और बहुत सारी चीज़ें सीख के चला गया और भारत को बहुत कुछ दे के भी गया। तो किताब अल हिंद दोस्तों हमारे लिए एक सोर्स है, एक खजाने की तरह है जो 80 चैप्टर को बताता है। किताब अल हिंद हमें बताता है कि उस टाइम पीरियड पे जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से होती होगी, जो राजा ने कभी मेंशन नहीं करी थी। सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू राइट द बुक? बुक को मेंशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या था अगर उसने लिखी? तो दोस्तों 80 चैप्टर थे मैंने कहा था, तो 80 चैप्टर के 80 चैप्टर तो नहीं बताए जाएंगे इसके अंदर, लेकिन दोस्तों उसने क्या कवर करा? उसने रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, और उसका एल्केमी, उसके बाद मैनर, सोशल, आइकनोग्राफी, लॉ एंड मेटरोलॉजी। दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर दिक्कत में आ रहे हैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आपने उसके अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, उसमें मिल जाएगा आपको ये सारे सब्जेक्ट। और दोस्तों अगर हिंदू शब्द को देखें, किताब अल हिंद इसने जो लिखी, ये कैसे पढ़ा कैसे? तो द टर्म ऑफ हिंदू वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओल्ड पर्शियन वर्ड यूज्ड इन 5th century BCE टू रेफर द रिलीजन ऑफ ईस्ट एंड द रिवर ऑफ द सिंध। दोस्तों ये याद रखना कि ओल्ड पर्शियन के लोग उस समय पे क्या कहते हैं, सा को हा बोला करते थे, इसलिए सिंध की जगह उसे उन्होंने इंडस बोल दिया, सा को हा बोल दिया, इसलिए सिंध रिवर के उस पार रहने वाले लोगों को इन्होंने हिंद बोला। हिंद से वो इंडस पढ़ा, फिर फाइनली अरब लोग आए, उन्होंने पर्शियन यूज़ करी और पर्शियन को इन्होंने फिर आ को हा कर दिया, इसलिए वो अल हिंद हो गया। तो इसीलिए पीपल यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए लोग हिंदी लोग हो गए, इस वजह से हिंदू हो गए, फिर हिंदुस्तान हो गए, फिर हिंदू, मतलब ऐसे करते 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 हिंदू भी जो है लैंग्वेज बनी हमारी, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे विकास होता चला गया। तो 6th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक किस तरीके से नाम में बदलाव हमें देखने को मिले वो भी इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों ये एक मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट है, साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट जो होता है वो मतलब किस किस चीज़ों को किस चीज़ में मेजर करा जाता है, उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ पूछ लेता हूँ, एक होता है अर्थक्वेक, ठीक है, एक होता है अर्थक्वेक। आपको लगता होगा कि अर्थक्वेक को मेजर नहीं करा जाता है, पर अर्थक्वेक को भी मेजर करा जाता है। तो अर्थक्वेक को कौन से स्केल में मेजर करा जाता है, एक तो ये बताना है। दूसरा एक होता है एयर को भी मेजर करा जाता है। आपको पता है एयर कितना एयर है, उसको भी मेजर करा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेट्रोलॉजी पता है तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक और एयर को किस तरीके से मेजर करा जाता है, कि कम है या ज़्यादा है, तो उसके स्केल को क्या किया जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों उसने मैथमेटिकली अप्रोच क्या अपनाई वो अगली पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही देता, चलो ये बता देता हूँ, अगले पार्ट में क्या थोड़ा सा बचा है। अब दोस्तों यहाँ पे अल ब्रूनी हैज आल्सो अडॉप्ट द मैथमेटिकली अप्रोच। ही बिगन ईच चैप्टर विद क्वेश्चन एंड फॉलो अप विद द डिस्क्रिप्शन एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द कल्चर। अब उसने बुक लिखते समय 80 चैप्टर लिखते समय उस बंदे ने एक मैथमेटिकली अप्रोच अपनाई। आप मैथ्स की बुक निकालेंगे अगर, तो मैथ्स की बुक के अंदर आप नोटिस करेंगे कि जो भी चैप्टर दिए हुए हैं उसमें एक्सरसाइज दी जाती है और फिर कुछ प्रैक्टिस भी दी जाते हैं, और प्रैक्टिस के हिसाब से फिर एग्जाम्पल भी आते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस लास्ट में आपसे पूछे भी जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों ये जो चीज़ें आपको दी जाती है ना, ये दी इसलिए जाती है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो चैप्टर भी उस बंदे ने ऐसे ही बनाने की कोशिश करी ताकि कोई बंदा चैप्टर को पढ़े तो उसे चीज़ें समझ में आती चली जाएं। तो मैथमेटिकली अप्रोच जिससे बोलते हैं। He was familiar with the translation and adaptation of the Sanskrit, Pali and Prakrit texts into the Arabic। मतलब इतना दिमागदार बंदा कि ये बंदा पूरी तरीके से इतना आदी हो चुका था कि उसने संस्कृत, पाली, प्रकृत टेक्सेस, इन सभी टेक्सेस को अरबिक में ट्रांसलेट करने की शुरुआत करी। इवन मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पे लिखे गए क्रिटिकल एडिशंस भी उस बंदे ने ट्रांसलेट करे होंगे। उसने एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल और इन सब के बारे में ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकली अबाउट इन द वे ऑफ दीज टेक्सेस वर रिटन एंड केयर
क्लियरली वांटेड टू इम्प्रूव ऑन देम। इवन इसने ये भी कह दिया था कि जो उस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं, जो ये बंदा लिख भी रहा है, उसमें और भी इम्प्रूवमेंट की इसे ज़रूरत है, और इनके जो हमारे टेक्सेस लिखे गए हैं उनमें भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। परिवर्तन करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि बहुत से ऊंच नीच जैसी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं ये देख रहा था हमारे टैक्सेस के अंदर, जो बिल्कुल गलत थी। दोस्तों इसके सामने बहुत सारी परेशानियां भी आई होंगी, ऐसा तो नहीं है कि आप सब कुछ अच्छा ही सुन रहे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहता, नहीं, बुरा भी हुआ था इनके साथ। वो क्या हुआ था वीडियो की नेक्स्ट सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ बताने की कोशिश करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही है। आई होप आपको ये सीरीज़ जो है ई पाठशाला के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, फिलॉसफी और साथ में फाइन आर्ट जैसे सब्जेक्ट जो हम बताएंगे वो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ में हम इतना ही कवर करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो सीरीज़, और मिलते हैं जल्दी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।